Hello student, so here I am again with few important questions related with laws of motion, magnetism, current, electricity and reflection of light and sound. So let's start solving these questions. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि an automobile vehicle has a mass of 1500 kilogram. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration 1.7 meter per second square? So the very easy question this is, mass is 1500 and acceleration is a negative acceleration, that is 1.7 meter per second square. And we have to calculate the force, so we simply apply the formula F equals to ma. We will multiply 1500 with 1.7 minus 1.7 actually. So the answer would be minus 2550 Newton. So this is a correct answer. Next question is, a hockey ball of mass 200 gram. So hockey ball का जो mass दे रखा है वो कितना दे रखा है 200 gram. Is traveling at 10 meter per second. So इसकी जो velocity है वो 10 meter per second है. Actually initial velocity है तो better to denote it with u. Is stuck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. तो हॉकी बॉल है इस तरीके से सीधी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जब हॉकी स्टिक ने से मारा तो ये ओरिजिनल पाथ से रिटर्न हो गई, तो जो v है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जो v है अब हम नेगेटिव 5 मीटर पर सेकेंड लेंगे. Calculate the change in momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. तो चेंज इन मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है mv माइनस mu. ठीक है, m कॉमन ले लिया तो v माइनस u. अब यहाँ पे पहले हम 200 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 किलोग्राम. तो m की जगह हम 0.2 लिख देंगे, v की जगह हम -5 लिख देंगे, u की जगह हम 10 लिख देंगे, तो ये हो गया 0.2 इंटू -50. तो आंसर हमारा आया -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. So answer is option A. So I hope the question is clear to you. Next question, calculate the wavelength of a sound wave whose frequency is 220 Hz and speed is 440 meter per second in a given medium. तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का वो होता है वेलोसिटी इनटू फ्रीक्वेंसी. हमें वेवलेंथ निकालनी है, वेलोसिटी हमारी 440 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 220, आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट, मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है. सो वेवलेंथ इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी एक्चुअली. तो हमको वेवलेंथ निकालनी है, वेलोसिटी 440 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज दे रखी है. सिंपली ये 2 टाइम कट हो जाएगा एंड द आंसर वुड बी 2 मीटर. वेवलेंथ निकालनी ना हमें 2 मीटर. अब इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सो चलो, दिस वुड बी अ बोनस फॉर दोज हु हैव चूज दिस ऑप्शन, क्योंकि ये मोस्ट नियर बाय ऑप्शन था इसका 2 मीटर का. तो बाय मिस्टेक ये 2.2 मीटर अगर ऑप्शन में दे दिया गया है फ्रॉम माय साइड, सो you have to choose this option, and if you have chosen this option I would definitely give you marks. Next जो
क्वेश्चन है, वो कह रहा है अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो ट्रक रेस्ट से स्टार्ट किया है, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter. So distance is 400 meter in time 20 second. Find the force acting it. So force is ma. Mass 7000 kilogram given है. Mass of the truck is given 7000 kilogram. तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरी टर्म तो 0 हो गई, तो s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, और वी कैन से दैट कि a इक्वल्स टू 2s अपॉन t स्क्वायर। तो ये हो गया 2 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20, तो ये 20 इंटू 20 400 से कट गया, तो एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हेन वी पुट इट इन द फॉर्मूला ऑफ फोर्स F इक्वल्स टू ma, तो बिकॉज वी नो m इक्वल्स टू 7000 और a अभी अभी हमारा 2 आया है, तो द आंसर वुड बी 14000 न्यूटन which could be written as 1.4 into 10 raised to power 4 Newton. So the option B is correct here. Next question. A body P has a mass of 20 kilogram and moving with the velocity of 5 meter per second. So P का जो mass है वो 20 किलोग्राम है, mass of P, और जो velocity of P है it is 5 meter per second. Calculate the ratio of the momentum P and Q. अभी हमको Q का इधर क्वेश्चन में मास और वेलोसिटी मिसिंग है, so it would be a bonus question, so this question I am cancelling. Next question is, mass of an object is 20 kilogram. What would be its weight on earth and mass on moon if g equals to 9.8 meter per second square? So weight on earth हम निकालेंगे m into g करके, तो m is 20, g is 9.8, तो ये 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 196 न्यूटन। सो डेफिनेटली जो इसका वेट ऑन अर्थ आएगा वो कितना आएगा, 196 न्यूटन आएगा। अब हमें निकालना है नेक्स्ट मास ऑन मून। तो देखो मास जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे हो या मून पे हो या जुपिटर पे हो या यूनिवर्स में कहीं भी हो, मास कभी चेंज नहीं होता। तो डेफिनेटली इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो हमें एक बुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बुलेट का जो मार्क्स दे रखा है वो है 0.005 किलोग्राम, ट्रैवलिंग एट 150 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड की बिना है, पेनिट्रेट्स अ फिक्स वुडन ब्लॉक फॉर 1/10 सेकेंड, सो टाइम दे रखा है 1/10 सेकेंड, कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन एंड एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द बुलेट। तो फोर्स हिडन जो वैल्यू है वो v की है 0, क्योंकि पेनिट्रेट करने के बाद वो रुक गई है। तो अब फोर्स निकालने के लिए हमारे पास m तो है पर a नहीं है, तो हमको a निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और डिस्टेंस निकालने के लिए भी हमें डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो हम सबसे पहले तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं। तो ए टी विल बी इक्वल्स टू v माइनस यू एंड a विल बी इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी।
तो v हमें पता है 0 है, u 150 है, t इज 1/10, तो अल्टीमेटली t ऊपर आ गया 1/10। सो ये हो गया -1500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, तो अब हमारी मर्जी है कि पहले हम फोर्स निकाल लें या पहले हम एस निकाल लें। ठीक है, तो हमसे सीक्वेंस में पहले डिस्टेंस पूछिए तो हम डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी यू हमको गिवन है 150, टी इज 1/10 प्लस हाफ ए आया हमारे पास 1500 इंटू 1/10 अपॉन 1/10। राइट, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 15 और ये 00 से 00 कट गई, ये आ गया 7.5 माइनस 7.5। तो जो डिस्टेंस हमारे पास आई वो आई 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। अब हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तो जो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे F इक्वल्स टू M इंटू ए। तो एम जो है हमारे पास है 0.005 और ए हमारे पास है -1500। तो ये भी जो हुआ वो हमारा क्या आ गया 7.5 माइनस का 7.5 न्यूटन। सो डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज। So gravitational force is always attractive. This is a fact-based question. Then a body is projected vertically upward with an initial velocity u. If acceleration due to gravity is g, the time for which it remain in the air is. तो एक बॉडी है, इससे ऊपर फेंका गया है इनिशियल वेलोसिटी u से, और फिर ये वापस से नीचे अर्थ पे आएगी। तो मैं एक्चुअली टोटल टाइम निकालना है कि कितने टाइम के लिए ये एयर में रही। तो हमारे पास u है, t है, g है, इसकी टर्म में हमको आंसर देना है। राइट, फाइनल वेलोसिटी ऊपर पहुंच के जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। तो हम पहले क्वेश्चन यूज करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। ठीक है, अब v 0 हो गई तो 0 इक्वल्स टू u प्लस जी टी, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं u इक्वल्स टू माइनस जी टी। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। अब क्योंकि ये ऊपर जा रही है तो g ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये हम इस इक्वेशन को जब सेट करेंगे तो अगर g की वैल्यू देखें, हमने इक्वेशन से माइनस जी टी निकाला और g ऊपर जा रहा है इसलिए ऑलरेडी माइनस में ही है, तो ये माइनस जी हो गया, तो u इक्वल्स टू हो गया माइनस माइनस प्लस जी टी। अब हमें टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल्स टू u बाय जी। ये आ गया हमारा एक साइड का टाइम, जब एक बॉल को नीचे से जमीन से ऊपर फेंका गया हाइट मैक्स तक। जितने टाइम में ये बॉल ऊपर जाएगी उतने ही टाइम में वापस नीचे भी आएगी, तो यानी हमें टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम वुड बी ट्वाइस ऑफ दिस टाइम। व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस तो टाइम टोटल आ जाएगा, विच आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर विद टी डैश। तो टी डैश वुड बी 2u बाय g. So the option C is the correct answer. According to the law of reflection, I by r is constant, sin I by sin r is constant, I plus r is a constant, I equals to r. तो हमें पता है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है it is always equals to the reflection angle. So option D is correct. Two plane mirror are placed making an angle 60 degree in between them.
For an object placed in between the mirror, the number of image form will be. तो number of image हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है हमारे पास 360 by थीटा. तो 360 by थीटा जो है वो 60 है, तो ये आ गया 6. अब अब हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि जो ये n निकाला है हमने, ये इवन है या ऑड है, हमें देखना पड़ता है. तो when this number n is a even number, तो जो इमेज फॉर्म होती हैं, इमेज they always form n minus 1. तो यानी 6 minus 1 equals to 5. So this option is correct answer. Then a real enlarged image can be obtained by using real और enlarged image. रियल इमेज चाहिए ना हमें, तो हमें आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रियल इमेज हमें सिर्फ कॉनकेव मिरर देता है. कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर हमें वर्चुअल इमेज देता है. Find the distance from pole of the center of curvature of a concave mirror if the distance between principal focus and pole is 10 centimeter. तो हमें ये अगर मिरर है और मिरर के पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस जो है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और हमें पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस पूछिए. यानी हमें जो दे रखी है फोकल लेंथ दे रखी है, और हमसे क्या पूछिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछिए. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. सो इट इज सिंपली 20 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, if the magnification of a body of size 1 meter is 2, what is the size of image? So magnification का फॉर्मूला होता है height of image divided by height of object. मैग्निफिकेशन 2 है, हाइट ऑफ इमेज हमसे पूछी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मीटर गिवन है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया? 2 into 1 equals to 2 मीटर. Then next is an object is placed in front of a convex mirror of focal length 30 centimeter. If the image is a quarter of the size of object, find the position of the image. So an object is placed in front of a convex mirror of focal length. Convex mirror है तो focal length जो होगी वो पॉजिटिव में होगी, तो पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर. If the image is a quarter of the size of object, यानी कि जो height of image है वो है 1/4 of the height of object. Position of the image पूछिए, यानी V पूछिए हमसे. तो हम पहले मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m equals to minus v upon u. m जो है हमारे पास क्या आ रखा है? 1/4 आ रखा है, 1/4 minus v upon u. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं u जो है u हमेशा नेगेटिव में ही होती है, तो हम यहाँ पे माइनस u लिख देते हैं. ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हम ये कह सकते हैं ये जो u है वो है 4v के इक्वल. 4v के इक्वल जो है वो u है. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गई u इक्वल्स टू 4v. या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि v इक्वल्स टू u बाय 4. ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गई u और v के बीच की. अब नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला. 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u. 1 by f हमें पता है 1 by 30 है. 1 by v की जगह हम 1 by v लिखेंगे क्योंकि हमें फाइनली v ही बताना है, और 1 by u की जगह हम लिख देंगे प्लस इधर 1 by minus 4v. माइनस 4v क्यों लिखा हमने यहाँ पे? क्योंकि u जो होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है. ठीक है, तो इसलिए वो नेगेटिव साइन है u का, और u इक्वल्स टू 4v है, ये यहाँ पर हम प्रूफ कर चुके हैं. तो ये हो गया 1 by 30 इक्वल्स टू v, और 4v में जब हम एलसीएम लेंगे तो हमने 4v एलसीएम ले लिया, राइट. और यहाँ पे ये प्लस माइनस
मिलके क्या, अच्छा मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं पहले वो स्टेप लिख देती हूँ। तो ये स्टेप हो गई 1/30 इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/4v, राइट। अब 1/30 इक्वल्स टू 4v, मैंने एलसीएम ले लिया और ये हो गया यहाँ पे 4 माइनस 1, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/30 इक्वल्स टू 3/4v, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4v इक्वल्स टू 90 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो v इक्वल्स टू 90 अपॉन 4 दैट इज 22.5। तो v आ गया हमारे पास 22.5। ओपी किसका आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया यानी कि जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी और मिरर के अदर साइड पे बनेगी। तो द आंसर वुड बी सी। Next question, a candle flame is held 3 centimeter away from a concave mirror of radius of curvature 24 centimeter. कॉनकेव मिरर है, देखो कॉनकेव मिरर है, कैंडल की जो फ्लेम है, कैंडल जो है वो रखिए 3 सेंटीमीटर अवे, यानी जो u है वो है -3, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है r जो है वो 24 सेंटीमीटर है। r 24 सेंटीमीटर है, नेगेटिव ऑफ कोर्स, तो जो f है वो कितना होगा, -12। और जब u इज लेसर देन f, इन दैट केस कॉनकेव मिरर से कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। सो वेयर द इमेज फॉर्म का तो आंसर हमें मिल गया, वर्चुअल इमेज है तो ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर बनेगी, वर्चुअल बनेगी। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट विल बी इट्स मैग्निफिकेशन, और v हमें कैलकुलेट करना है। तो हम वही वाली सारी स्टेप्स जो कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई की थी, वही वाली सारी स्टेप्स जो है वो हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, ठीक है। सो हम 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे अब इस फॉर्मूले में। तो 1/f में आ गया -1/12, 1/u ऑब्वियसली जो है वो पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है 1/v, 1/u नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे होता है ऑब्जेक्ट हमेशा, तो ये हो गया 1/3 माइनस का। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v इक्वल्स टू -1/12 प्लस 1/3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो 1/v है वो कैसे आ जाएगा, 1/v इक्वल्स टू 12 आ गया हमारा एलसीएम, -1 प्लस 4, तो वो जो 1/v है वो क्या आ गया, 3/12 1/4, यानी कि जो v आया वो हमारा कितना आया, 4 सेंटीमीटर आया। 4 सेंटीमीटर और वर्चुअल और इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज है, ये तो हमें पता चल गया। अब जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे m इक्वल्स टू -v अपॉन u, -v आ गया -4, -u जो है -3, माइनस माइनस कट गया, ये आ गया 1.33। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Now the correct statement is the electromagnetic wave require a medium for propagation but mechanical wave does not। नहीं, ऐसा नहीं है। Both mechanical and electromagnetic wave require a medium। No, both mechanical and electromagnetic wave do not require a medium of propagation। ये भी सही नहीं है। The mechanical wave require a medium for propagation but electromagnetic wave doesn't। yes, ये करेक्ट आंसर है। देखो इसका एग्जांपल है, मैकेनिकल वेव जो होती है वो साउंड वेव होती है एंड वी नो इट रिक्वायर अ मीडियम फॉर ट्रैवल। इसी वजह से जहां भी वैक्यूम होता है the sound cannot be heard in the vacuum but light can be seen because light is the example of electromagnetic wave। So option D is a correct answer। The speed of sound in air at 0 degree Celsius is nearly, एयर में नियरली कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड। अ मैन कैन हियर द साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो मैन जो होता है 20 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज तक की साउंड सुन सकता है। तो इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है। ठीक है, सो you'll get a marks if you have choose any answer out of these two. Next, sound produced by a thunderstorm is heard 10 seconds after the lightning is seen. तो थंडरस्टॉर्म का जो साउंड है वो 10 सेकंड बाद सुनाई दिया लाइटनिंग के दिखने के बाद। लाइटनिंग को हम लाइटनिंग क्योंकि लाइट की स्पीड से चलती है तो हम कंसीडर करेंगे कि लाइटनिंग जैसे हुई हमें उसकी लाइट दिख गई, लेकिन साउंड 10 सेकंड बाद दिखाई दिया, यानी कि साउंड को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो टाइम कितना लगा, 10 सेकंड लगा, फ्रॉम इट्स सोर्स टू द लिसनर। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द थंडर क्लाउड। डी हमें निकालना है और स्पीड हमें दे रखी है। सो अब हम क्लियरली फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी 340, टाइम 10 सेकेंड, सो आंसर आ गया 3400 मीटर या 3.4 किलोमीटर। A bat can hear a sound at frequency up to 120 kilohertz. Determine the wavelength of the sound at this frequency. So हमें वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी है 120 किलो हर्ट्ज, तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय एक्सक्यूज मी ये फ्रीक्वेंसी सॉरी, वेलोसिटी जो है 344 मीटर पर सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी 120 इंटू 10⁻³ कर देते हैं। तो 10⁻³ तो जो है वो सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा नेगेटिव पावर में। नाउ वी हैव टू डिवाइड 344 बाय 120। तो इन ऑप्शंस में से देखकर अगर मैं कोई आंसर चूज करना चाहूँ तो मैं सीधे सीधे ये आंसर चूज कर दूंगी बिना कैलकुलेशन के, क्योंकि डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो पॉइंट के 3 प्लेसेस में ही आएगा। तो बाकी आंसर्स में पॉइंट से पहले भी नंबर्स हैं तो डेफिनेटली वो आंसर हो नहीं सकता था, तो मैंने कैलकुलेशन बचा ली, अपना टाइम बचा लिया ऑप्शन देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लॉन्गिट्यूडिनल wave there is a state of maximum compression at a point at any distance. After what time interval the same point will be in the state of maximum rarefaction if the frequency of the wave is hertz? देखो ये अगर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये वैसे मैंने ट्रांसवर्स वेव बनाई है, पर लेट्स से कि अगर ये कोई वेव है तो जब हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रो के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, वेवलेंथ होती है। और एक वेवलेंथ को पूरा एक इस कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टी होता है, राइट। अभी हमसे हाफ पूछा है, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम पूछा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो दे रखे वो 50 हर्ट्ज है, तो टाइम जो होता है वैसे भी 1/f होता है, लेकिन हमें टाइम का भी t/2 पूछा है, तो हो गया 1/2f। तो हम सीधे सीधे 1/2 इंटू 50 करेंगे, दैट इज 1/100, तो यह जाएगा 0.01 सेकेंड। ऑप्शन 2। यूजिंग अ सोनार साउंड pulses are emitted at the surface of sea which are detected after reflection from the water bottom. If the time interval from the emission to the detection of the sound pulse is 2 seconds. अब सोनार के थ्रू अगर साउंड वेव जो है वो इमिट होकर वापस वो डिटेक्ट हो रही है, तो इमिशन से डिटेक्शन तक का टोटल जो टाइम है वो 2 सेकेंड है। तो डेप्थ पूछिए,
और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1531। तो ये टोटल 2 सेकंड में अगर ये साउंड इमिट होकर वापस जा रही है तो यानी आधे टाइम में बॉटम तक पहुंचने में इसको कितना लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। तो डिस्टेंस जो होती है वो वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो ये डेफिनेटली 1531 मीटर हो जाएगी। 1531 मीटर per second is into 1 second equals to 1531 meter. So in a pond, ripple are sent and a floating object goes up and down 6 time in 15 second. 15 second में 6 टाइम अप एंड डाउन हुआ है। तो अगर इस तरीके से हम ये बनाए वेव, तो ये 15 सेकंड में 6 टाइम जो वेव फ्रीक्वेंसी अगर हमको इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस वैल्यू। और टू क्रेस की जो डिस्टेंस है वो गिवन है 0.4 मीटर अपार्ट। तो जो लैम्डा हो गया हमारा क्या हो गया, 0.4 मीटर। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ तो हमारे पास आ गई 0.4 मीटर। फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में कितना वेव ने ट्रेवल किया। तो 15 सेकंड में अगर 6 टाइम ट्रेवल कर रही है तो 1 सेकंड में कितना, 6/15, दैट इज 2/5, दैट इज 0.4। तो जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो क्या हो गई, 0.4 सेकेंड इनवर्स। ठीक है। एंड स्पीड, अब स्पीड हम निकालेंगे तो स्पीड क्या, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू v अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो v क्या हो गया, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा 0.4 है, फ्रीक्वेंसी 0.4 है, तो ये क्या हो गया आंसर, 1.6। तो स्पीड आ गया, sorry 0.16, not 1.6, 0.16 meter per second. So the option C is the correct answer. A rheostat is used to limit current in a circuit. Current को limit करने के काम आता है rheostat. Current in a circuit flows in a direction from high potential to low potential. Yes, first option is very correct. IEA is a short form of International Energy Agency. What charge is carried by a conductor through which 4.5 ampere current flows in 1 minute? तो चार्ज जो करंट होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट 4.5 एम्पियर दे रखी है, चार्ज हमसे पूछा है, टाइम जो दे रखा है 1 मिनट दे रखा है, तो हम इसको 60 सेकेंड करेंगे। तो Q हो गया 4.5 into 60, दैट इज 270 कूलम। A cell is connected to a bulb which develops a potential difference of 20 volt across it. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 20 वोल्ट। द करंट इन द सर्किट इज मेजर्ड टू 4 एम्पियर, तो करंट है 4 एम्पियर। रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR होता है, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन I हो गया। V 20 है डिवाइडेड बाय 4, so it should be 5 ohm. So option anyhow is given wrong here. It should be 5 ohm. The correct answer. Find the potential difference across the end of the wire of a resistance is 5 ohm. So the potential difference across the wire of resistance is 5 ohm and current is 2.5 ampere. So potential difference is V equals to IR, so 2.5 into 5 equals to 12.5 volt. Sorry, I have not seen the unit. It is 12.5 volt. How many electronic charge from 1 coulomb of charge?
तो Q इक्वल्स टू होता है NE, ठीक है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज है, N हमें निकालना है, E जो होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N इक्वल्स टू Q अपॉन E हो गया, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये -19 ऊपर गया तो ये हो गया +19, ठीक है। और 1/1.6 जो होता है वो होता है 0.625। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। If a charge of 5 coulomb is first moved from infinity to point P and then point Q, a work of 20 joule and 35 joule is done respectively. Potential at point P जो निकलेगा वो होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क हुआ, 20 जूल हुआ, और चार्ज कितना है 5 कूलम। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आया, 4 वोल्ट आया। फिर पोटेंशियल एट Q कितना आया, वर्क डन एट Q डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क डन एट Q 35 है, चार्ज इज 5, तो द पोटेंशियल एट Q आया 7 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस VQ माइनस VP जो आया 7 माइनस 4 दैट इज 3 वोल्ट। This is the correct option. What current flow in a resistance of 2 kilo ohm? तो resistance is given 2 किलो ओम, जिसे हम 2000 ओम भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 9 वोल्ट गिवन है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो V इज 9 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये हो गया 4.5 इंटू 10⁻³ जिसे 4.5 मिली एम्पियर भी कह सकते हैं। सेकेंड केस में V जो है वो 6 मिली वोल्ट है, तो 6 मिली वोल्ट इज 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻6 दैट इज माइक्रो एम्पियर। So first is 4.5 milliampere and second is 3 microampere. So basically यहाँ पे आपको ये conversions पे ज़्यादा ध्यान देना है। Next question, two like magnetic pole repel each other. Electromagnet are made up of soft iron. The strength of an electromagnet can be increased by increase the current in the coil.